वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इन एजुकेशन। तो आज का जो टॉपिक है, मतलब आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का सेकंड पेपर 6 to 8, ये 3 फरवरी 2023 का पेपर है। तो एज़ यूजली मैंने दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व पेपर मैंने डाल दिया है। आप लोग जाकर के उसको प्लीज़ मस्ट वॉच करिएगा। देन अगर आप लोगों ने दिसंबर वाला ज़रूर देकर के जिसका जिसका पेपर भी कल है, सबको ऑल दी बेस्ट फॉर सीटेट एग्ज़ाम्स। और आप लोग ज़रूर से जाने से पहले दिसंबर वाला पेपर ज़रूर देख कर के जाइएगा। तो ये मेरा ये तीसरा PYQ है। तो मैं जल्दी से आपको सॉल्व क्वेश्चन है फटाफट करके दिखा देती हूँ, टाइम बहुत कम है आप सबके पास। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। CDP की फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थूलकामक कौशल का उदाहरण है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रॉस मोटर स्किल होता है वो हमारा बहुत बारीकी से बनाया गया होता है, यानी कि बहुत इसको बहुत महीन तरीके से, जैसे कि इसमें मसल्स का कम उपयोग होता है, जैसे आई का उपयोग है, फिर राइटिंग करना लिखना, ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर स्किल में आती है। जैसे इसमें बोला चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे से, सॉरी ग्रॉस नहीं, फाइन मोटर में ऐसा होता है, ग्रॉस मोटर में बड़ी बड़ी मसल्स का उपयोग होता है। तो इसमें जैसे चित्र बनाना ये हमारा फाइन मोटर का उदाहरण है, सुई पकड़ना ये भी हमारा फाइन है, तेज चलना लेकिन ये हमारा उसका है उदाहरण है, क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं क्या है। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि विकास किस ओर से किस तरफ बढ़ता है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, केंद्र से बाह्य की ओर। अधोगामी का ये होता है, और एक और होता है सिर गुदोगामी, तो उसमें सिर से पैर की तरफ अ, होता है। तो ये दो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें केंद्र से बाह्य की ओर चलेगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के द्वितीयक कारक है? तो सामाजिकरण सोशलाइजेशन फर्स्ट हमारे प्राइमरी हमारे परिवार होता है, यानी कि जो घर का वातावरण होता है वो होता है। सेकंड हमारा विद्यालय होता है, मीडिया होता है, और किताबें नहीं, माता पिता तो फर्स्ट होती हैं। तो यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये 3 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट हमारा माता पिता प्राथमिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फोर्थ वाला। जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था के अधिकांश बच्चे सक्रिय प्रक्रियाएं करने लगते हैं और उनमें परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित करते हैं? तो जिसमें से कि संज्ञानात्मक पियाजे संज्ञानात्मक के 4 स्टेजेस हैं, जिसमें सेंसरी है, प्री कॉशनल है, कॉन्क्रीट है एंड फॉर्मल है। तो सेंसरी वाले में 0 से 2 वर्ष के बच्चे आते हैं, और प्री वाले में 2 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, 6 से 10 ऐसे करके। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग पे विचार करने के लिए बोला है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फॉर्मल में बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, यानी कि 13 से 18 तक की ये एज होती है, ऐसा पियाजे ने बताया है। तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिन पियाजे के अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्वता दी जाती है? सीखने की तत्परता को, नकारात्मक पुनरावलन को, प्रतियोगिता भावना को, कार्यात्मक स्तर। तो जो पियाजे थे उन्होंने बच्चों को काफ़ी एक्टिव माना था, तो इसमें उन्होंने सीखने पे ज़्यादा वो बल दिया था, यानी कि उनका कहना है कि बच्चा करके सीखता है और वो अपने से ज़्यादा सीखता है, यानी एक्टिव है, अपने को ही लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। ये उन्होंने 15 साल तक के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि वो लोग अपने से सीखते हैं, तो करके सीखने पे ज़्यादा उन्होंने बिलीव किया, तो यानी सीखने के लिए तत्परता। ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा। फिर लास्ट देख लेते हैं, सिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंका करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है? यानी कि पहले तो जो हमारा कोलबर्ग है उनके 3 नियम है। प्री करके है, फिर प्री है, फिर उसके बाद प्री कॉन्शियस प्री है, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूसली है, फिर पोस्ट है। तो प्री में क्या होता है कि बच्चा या तो बहुत ज़्यादा आज्ञाकारिता होता है या टिट फॉर टैट वाली स्थिति होती है, और जो कॉन्वेंशियल होती है उसमें बच्चा गुड बॉय एंड गुड गर्ल की कंडीशन होती है। देन जो लास्ट वाली होती है उसमें या तो बहुत ज़्यादा अपने आप में वो महान बनने की कोशिश करता है बेसिकली। सेकंड वाले में क्या होता है कि वो तो रूल फॉलो करेगा और सोसाइटी के जो रूल्स होंगे वो फॉलो करेगा, देन गुड बॉय एंड गुड गर्ल बनने की कोशिश करेगा। तो इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि अमरजीत नियमों को स्थिर मानती है और इस बात की अनुशंसा करती है कि
सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे किसी भी व्यक्तिगत स्थिति या किसी भी रूप में हो। तो इसका कानून और व्यवस्था यानी कि सेकंड वाले में लाई करता है, इसमें लॉ और ऑर्डर को बहुत ज़्यादा मानता है। तो लॉरेंस कोलबर्ग के अकॉर्डिंग डी इज़ द ऑप्शन, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो में समूह कार्य के दौरान रमेश ने देखा कि उसके विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थी को सहयोग देने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? कक्षा में समूह के दौरान रमेश ने देखा कि विद्यार्थी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने में जूझ रहे हैं। विद्यार्थी को सहयोग के लिए कौन सा हल चाहिए? जूझ रहे हैं, तो विद्यार्थियों को सहयोग करने के लिए रमेश को क्या करना चाहिए? उन्हें पुस्तक से उत्तर नकल करने के लिए कहना चाहिए, उस प्रदत्त कार्य को छोड़कर अगले कार्य को करना चाहिए, प्रश्न से संबंधित संकेत देने चाहिए और स्पष्टता निर्देश द्वारा प्रश्न को जटिल बना देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास के संबंध के लिए लेवाइकोस्की ने किसके कार्यवंत को अनुशंसा की है? तो सामाजिक पृथक्करण, सांस्कृतिक उपकरण का उपयोग, रोट कठिवंश, निष्क्रिय अनुकरण। तो इन्होंने लेवाइकोस्की ने भी बच्चों को काफ़ी निष्क्रिय माना, पैसिव। तो डी इज़ द करेक्ट। प्रगतिशील शिक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के केंद्र में किसे स्थान देती है? तो ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी। और ये चाइल्ड सेंटर में आता है कि इसमें विद्यार्थी बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है शिक्षा अधिगम में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। अहमद मनोपचारक या परामर्शक काउंसलर बनना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन के बहुविधि विद्या सिद्धांत के अनुसार उनके अध्यापिका को किस बुद्धि की समृद्धि के अवसर देने चाहिए? स्थानीय, प्राकृतिक, संज्ञानात्मक, अंतःविधि। तो वो काउंसलर बनना चाहता है, यानी दूसरों की प्रॉब्लम समझना चाहता है, तो इंटरपर्सनल होगा, यानी कि वो सजेशन दे सकेगा। और इंटरपर्सनल में दूसरों को सजेशन देना होता है या फिर मॉडिफाई उनको समझना होता है, उनकी बातों को समझ के बताना होता है। और इंट्रापर्सन में वो अपने आप को स्वयं सिद्ध करता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद थे। तो इंटर में इंदिरा गांधी नहीं, सरोजिनी नायडू, ये सारी सरोजिनी नायडू हो गई, और वो जो थी नर्स, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, हाँ, मदर टेरेसा हो गई। देन ये सब आते हैं जो सजेशन दूसरों की हेल्प कर सके। और इंट्रापर्सन में खुद स्वयं को, अपने आप को निहारना या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा महान प्रवृत्ति के लिए बनाना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने किया था। तो इंटर और इंट्रापर्सन में ज़रूर आप लोग ये दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 11th वाला। सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण, विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना, चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंध करना, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो ऑप्शन नंबर डी, विविध शिक्षार्थियों के समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 11 इज द करेक्ट। ये सारी मतलब इसमें कोई लॉजिकल वाली बातें नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको माइंड से खुद सोचना चाहिए। एज अ टीचर आप बनने जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक मतलब हर कोई सोच समझ के लगा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो थ्योरी बेस्ड है वो सब आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी सब लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि पढ़ करके इंसान समझ सकता है या लगा सकता है टिक। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी बुद्धि पे ही डिपेंड है कि आप क्या इसके बारे में थिंक कर सकते हो। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है, निगेटिव नहीं, क्योंकि एज अ टीचर है। और हमेशा जो आंसर होना चाहिए वो आपका विद्यार्थी के पक्ष में होना चाहिए, ना कि हमारा टीचर के पक्ष में या फिर किसी दंड वाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बातों का ध्यान रखना होगा। कल पेपर है। कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा में एक अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक असर दे रहा है, तो ऐसा करके वह क्या करना चाह रहा है? तो जाहिर सी बात है, रूढ़िबद्धता चुनौतियों को कम कर रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो लड़कों को ज़्यादा अपेक्षा दे रहा है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के। तो ये जेंडर बायस है। ऑब्वियसली बी इज़ द करेक्ट, जेंडर बायस उन्होंने वो किया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, उन्होंने मतलब जेंडर बायस का उन्होंने क्या किया कि लड़कों और लड़कियों को विभेदित किया है, अलग अलग माना है, तभी तो वो ऐसा किए हैं। विविध
13 क्वेश्चन देख लेते हैं। विविध पृष्ठभूमि में आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? परीक्षा में उनके निष्पादन के कारण पर विद्यार्थियों के समूह बनाने चाहिए। सभी से विफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रश्न के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। और डी क्या है? मानवीकृत पाठ्यचर्या आवश्यक विविध को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, यानी कि सभी से सफलता की अपेक्षाएं करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। 14 देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन कब दिया जाता है? केवल आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन एक तरीके से जो आपको सिलेबस है वो बच्चों को पहले ही प्रोवाइड करा देना चाहिए कि पूरे आपको सत्र के दौरान ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग चिंतन को संबोधित करेगा? क्रिटिकल थिंकिंग को। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो आपका समालोचना क्रिटिकल थिंकिंग होगा वो बहुत सोचने पे मजबूर करेगा, यानी कि। तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी? इसका आंसर एक है, तो इस पर बच्चा बुद्धि से बेस्ट काम करेगा, यानी उसको पता होगा तभी वो कर पाएगा। और इसमें क्या है? भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नहीं, ये इसमें भी एक ही आंसर होगा, इसमें बच्चा सोच नहीं पाएगा। एशिया सबसे बड़ा शहर कौन सा है? एशिया का ये भी बुद्धि पे बेस्ड है, इसमें भी कोई वो नहीं है क्रिटिकल थिंकिंग। तो लास्ट में क्या, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो ये इज़ द क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि इसमें बच्चा अपने थॉट्स रख पाएगा, वो अपनी चीज़ें बता पाएगा कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करेगा, या फिर कैसे वो पानी को रोक पाएगा, या उसके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए, क्या गलत होना चाहिए। तो इसमें क्रिटिकल यानी कि वो सोच विचार करके अपने जवाब देगा, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का उसने यूज़ किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता है? विविधता और वैयक्तिकता विभिन्नताओं के लिए समान आकलन के लिए मानवकृत परीक्षण, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा प्रविधि, विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और पृथकीकरण। यानी कि समावेशन शिक्षा में क्या होता है? जो बच्चे अनस्टेबल होते हैं, जिनके सुनने में प्रॉब्लम, डिस्लेक्सिया प्रॉब्लम है, डिस्ग्राफिया प्रॉब्लम है, जो तो उसमें क्या कहना है कि नॉर्मल बच्चों की तरह समान, यानी विविधता और वैयक्तिकता विभिन्नताओं को समान ट्रीट करना चाहिए। तो यानी कि जो विविधता है उन लोग बच्चों में, उनको समान एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्लेक्सिया यानी पठन वैकल्प किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? तो डिस्लेक्सिया पठन वैकल्प, इसमें जाहिर से लिखा है पहले से ही कि लिखित वस्तु पठन वैकल्प, यानी लिखित विषय वस्तु बोध में, यानी डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वलीनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उसके पास डैश का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकता है। सूक्ष्म विकरणों पर ध्यान देना, सामाजिक संप्रेषण और स्वयं को बड़े समूहों के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, दैनंदिन से जिंदगी जल्दी परिवर्तन के प्रति सफलतापूर्वक समाज। तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो सूक्ष्म विकरणों पर ध्यान देना। नेक्स्ट देख लेते हैं 19 क्वेश्चंस। दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए? दृष्टिबाधिता जो आँख से देख नहीं पाते हैं, उनको विद्यार्थी शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम से बचना चाहिए? श्यामपट्ट पे लिखित विषय वस्तु की मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण देना। यानी कि उसको आँख से प्रॉब्लम है तो लिखित उसको देना, इट्स नॉट गुड फॉर दृष्टिबाधिता स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑब्वियसली। निम्नलिखित में से कौन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली विद्यार्थी को की नहीं है? यानी प्रतिभाशाली गिफ्टेड स्टूडेंट की नहीं है, नहीं वाला हमें करना है। तो औसत से अधिक बुद्धि स्तर, तो ये तो है
उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल ये भी है। कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा ये भी है। जानकारी को ग्रहण करने में धीमापन। डी इज़ द नॉट करेक्ट आंसर्स फॉर गिफ्टनेस चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के परीक्षण और अधिगम को प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बुद्धिबोधक एक सक्रिय। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थी द्वारा किस का अनुभव करने की संभावना है? जिज्ञासा, आनंद, उत्साह, बोरियत। तो ये सारी जिज्ञासा, आनंद, उत्साह तीनों ही बच्चों में होना चाहिए, हालांकि लास्ट का जो बोरियत है वो नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कूल अध्यापिका रीचा अपने विद्यार्थियों में समानता करना चाहती है, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो देख लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए कहना चाहिए। प्रक्रियात्मक ज्ञान और अधिक संज्ञानात्मक कौशल पर ध्यान देना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट। आई थिंक यही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 24। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है? सामाजिक रचनावादी यानी सोशल कॉन्सेंट्रेटिव क्लासरूम, जिसमें कि सारे अध्यापक भी और स्टूडेंट भी अच्छा तालमेल बैठे। अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुख दृष्टिकोण का विकास करना, अन्वेषण संबंधित अधिगम के लिए अनुकूल परिवेश और कठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियाँ, मानवकृत पाठ्यचर्या जो संस्कृति विभिन्नताओं पर ध्यान न रखती हो। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, यानी पर्यावरण इन्वायरमेंट के इंक्लूडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय और सहभागी बना महसूस करते हैं यदि कक्षा परिवेश संबंध हो। अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा, अपने विचारों पर विमर्श, चिंतन, अध्यापक का निष्क्रिय ज्ञान का अनुरूप। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, यानी कि फर्स्ट और सेकंड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी करें क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो मैं सिर्फ CDP वाला ही पोर्शन आप लोग कराऊंगी, बाकी सारा आप लोग को मैं ऐसे स्टॉल करती जाऊंगी। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और उनमें निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में हो। तो ऑप्शन नंबर ए, जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जा सकता है? पहला होगा, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा सक्षम के स्थान पर कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतियोगिता करवाकर अध्यापक द्वारा दिए गए व्याख्यान का केवल सारांशीकरण, विषय वस्तु का कठस्थीकरण और अध्यापक का निष्क्रिय अनुकरण करके। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट, विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की गति पूरी तरह व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों दोनों में स्वतंत्र है, एंड व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाएं की अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, हमेशा अत्यंत गलत होती है और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया की में गढ़ी हुई सहज संरचनाओं को दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बात से बचना महत्वपूर्ण है? अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबंध स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना,
अवधारणाओं को गैर उदाहरणों के साथ प्रस्तुत करना, संप्रत्यों की विषय वस्तु को जानकारी के संबंधित खंडों में रूप में प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब ये सोशल साइंस का पार्ट आ जाता है, इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ इस प्रकार है, इसमें मुद्राक्षक विशाखा दत्त है, राजतंत्रिणी कल्लक है, अर्थशास्त्र चाणक्य है, अष्टाध्यायी पाणिनि है, कुमार संभव कालिदास है, ये सारे हैं। अठारहवीं सदी की विशेषता। राजा मोहन राय, ब्रह्मो सभा, स्वामी दयानंद, आर्य समाज, पंडिता रामाबाई, विधवा गृह, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, लड़कियों के लिए स्कूल बनवाया उन्होंने। ये सारे क्वेश्चंस इस प्रकार हैं सोशल साइंस के। असहयोग आंदोलन, बंगाल विभाजन, ज्योतिराव फुले, रोल प्ले नाटक, सौरमंडल, अर्थ, वेनस, मरकरी, जुपिटर, ये सारा सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन। ज्योग्राफी का, अंतर्राष्ट्रीय तिथि, नॉर्थ ईस्ट पोल, जलमंडल, मध्यमंडल, स्थलमंडल, समताप मंडल, देशांतर, अच्छा कर्क रेखा, मकर रेखा, नील नदी, ये सारे ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं जिसमें सारा एक एक करके पढ़कर आप लोग जाइएगा। ये सारे सोशल साइंस का पार्ट्स है। सैल खनिज, ग्राम सभा, लोकसभा, ये सारे पॉलिटिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारा देख करके आप लोग जाइएगा। वेतनभोगी कर्मचारी, अनियमित काम, स्वराज, बिना वेतन का मजदूर, लॉजिकल वाली पेडागॉजी भी, सोशल साइंस पेडागॉजी भी, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें कि आपको अपना थॉट्स बताना, हमेशा पॉजिटिव में ही आंसर होगा। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड पेडागॉजी, ये सारे क्वेश्चंस पेडागॉजी के हैं। सामाजिक विज्ञान, चार्ट प्रक्रिया, भौतिक विज्ञान, वार्षिक योजना, जेंडर बायस्ड प्रोजेक्ट विधि, हिंदी आ गया, हिंदी के पैसेज आ गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और हिंदी पेडागॉजी भी है इसमें। हिंदी के पैसेज आप लोग जरूर करके जाइएगा, और उससे रिलेटेड संधि विच्छेद वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। कविता पैसेज भी है, गद्यांश पद्यांश दोनों आता है, इसकी भी पेडागॉजी है, इसको अच्छे से
सारा एक एक वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश आ गया, इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश में भी वही गद्यांश पद्यांश होगा। कलम्स फादर सारे ये सारे क्वेश्चंस इंग्लिश पेडागोजी वगैरह के हैं। And thank you so much for watching my video, and all the best for all of for CTET exam paper. Thank you.